हेलो हाय मेरे प्रिय दोस्तों। मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी का जो बीए हिंदी ऑनर्स ड्यू का जो सिलेबस है मैं आपको वो कवर करा रही हूँ। तो जैसे कि अब आपको पता है कि अब हम 4th सेमेस्टर क्रॉस करके 5th सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं और अब हमें 5th सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको 5th सेमेस्टर के पहले सिलेबस बता देती हूँ। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 5th सेमेस्टर में हमारे पास सिर्फ 2 पेपर है, एक हिंदी नाटक एंड देन दूसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और साथ में 2 और एडिशनल पेपर है जो कि वो मैं नहीं कराऊंगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद ही। तो हम क्या है इस बार हिंदी नाटक और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको सिलेबस डिफाइन कर देती हूँ, फिर हम इसके जो अंदर के जो टॉपिक्स है वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारे पास हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक में हमारे पास पूरी 4 इकाई है, ठीक है ना। उसमें नाटक भी और साथ में एकांकी भी है। एकांकी वो होती है जो बहुत ही छोटे स्तर की होती है और जिसे रंगमंच पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं। तो नाटक और एकांकी यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो जो सबसे पहली इकाई है इसके अंदर आता है भारत दूरदर्शन, जो कि भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भारतेंदु कौन से टाइम के थे? पुनर्जागरण के आसपास, जो कि 1875 के आसपास का टाइम आता है, ठीक है। फिर देन सेकंड इकाई है ध्रुव स्वामी, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी जानते हैं ना, छायावाद के कवि रहे हैं, उनकी है, ठीक है। फिर बकरी, जो कि इकाई 3 में आती है, जिसे किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। फिर उसके बाद हमारी चौथी इकाई में ये जो चौथी इकाई है, इस चौथी इकाई में हमारे पास 4 एकांकी है, चारों एकांकी, जिसमें पहला है दीपदान, जो राम कुमार वर्मा ने लिखा है। देन सेकंड इकाई है हमारे पास स्ट्राइक जानते हैं, हड़ताल, ठीक है। तो वो किसने लिखी है? भुवनेश्वर जी ने लिखी है। और सूखी डाली वो उपेंद्र नाथ अशोक जी ने। और 3 अपाहिज ये विपिन कुमार अग्रवाल जी ने लिखी है। तो हमारे पास 3 नाटक है और 4 एकांकी है, ठीक है। और इसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, भारतेंदु जी का हम भारत दूरदर्शन पढ़ चुके हैं और जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामी हम पढ़ चुके हैं। बाकी के हमारे 6 रहते हैं, 5 रहते हैं, वो भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ओके। चलिए अब इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र समझते हैं, आखिर उसका सिलेबस क्या है। ओके, तो हमारे पास जो सेकंड पेपर है वो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इसमें क्या है? तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा था। उसमें क्या था? भारत का काव्य शास्त्र था कि जो भारत के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने जो साहित्य से संबंधित जितने भी नाटक हो गए, छंद हो गए, कविताएं हो गई, रचनाएं हो गई, जो ग्रंथ लिखे जाने, उन सब के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए थे। तो वही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है। पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जैसे कि यूनान हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गए, ये जितने भी देश है यहाँ के पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी विद्वान रहे उन्होंने साहित्य को लेकर अपने क्या क्या मत रखे हैं, हम इसमें वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 4 इकाई है। तो इसमें कौन कौन से हम विद्वानों के मत पढ़ेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली इकाई है उसमें कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को यहाँ पे हमारे पास अनुकरण सिद्धांत है, फिर उसके बाद विरेचन और फिर त्रासदी। अरस्तु के हमारे पास 3 सिद्धांत है, ठीक है ना। पहला है अनुकरण, विरेचन और तीसरा है त्रासदी सिद्धांत। फिर उसके बाद हमारे पास लोजाइनस, ये भी एक विद्वान है, ठीक है। उन्होंने उदात्त संबंधी मान्यता के ऊपर अपने मत प्रस्तुत किए हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास सेकंड इकाई आती है, उसमें आते हैं कॉलरिज की हम यहाँ पे कविताओं के बारे में समझेंगे कि आखिर उन्होंने कविता को लेकर अपने क्या मत रखे हैं। फिर कविता और काव्य की जो भाषा की, आखिर उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा को लेकर यहाँ पे उन्होंने अपने मत रखे हैं। उन्होंने क्या, कल्पना सिद्धांत के ऊपर भी अपनी कुछ बातें रखी हैं, तो हम वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगले विद्वान आते हैं वो है टी.एस. इलियट। इन्होंने परंपरा और व्यक्तिक, यानी कि परंपरा होती है जो एक लंबे टाइम से चली आ रही है, और व्यक्तिक जो अभी एक व्यक्ति द्वारा भी शुरुआत होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके इस मत के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है निर्व्यक्तिक काव्य का सिद्धांत, और फिर है इनका वस्तुनिष्ठ सहसंबंधी, ठीक है, यानी कि वस्तुओं के साथ मेलजोल बना के रखना। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी इकाई आती है। तीसरी इकाई में हमें यहाँ पे किसी विद्वान का यहाँ पे मत नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे वाद पढ़ने। वाद यानी कि उस टाइम पे जैसे पुनर्जागरण था, उसमें स्वच्छंदतावाद, स्वतंत्रता और समानता, यानी कितने ढेर सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ पे भी वैसे है, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ आंदोलन चलाए थे साहित्य में, ठीक है। तो वो हम इसमें
इसमें पढ़ेंगे सामान्य परिचय, जिसमें स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद क्या होता है कि एक तरह से अपनी स्वतंत्रता के लिए यथार्थ यानी कि जो यथार्थ में है संरचना, किसी चीज की संरचना करना, और उत्तर संरचना यानी कि उसी का थोड़ा और विकसित रूप हो गया। ठीक है, फिर देन 4th इकाई में है, यहाँ पे कोई विद्वान, हमारे बस स्टार्टिंग के 2 इकाइयों में विद्वान थे, फिर उसके बाद हमारे 3rd and 4th इकाई में विद्वान नहीं, यहाँ पे हमें सिद्धांत पढ़ने। ठीक है, जो लोगों ने वहाँ पे परंपरा चलाई, जो आंदोलन करे, हमें वो पढ़ने। 4th इकाई में क्या है, बिंब। बिंब यानी कि कविता में किस तरह के बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, कैसे प्रतीक होने चाहिए, विसंगति, विडंबना, फैंटेसी और मिथक, ये सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंग है जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ डरना मत, ये पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया जानने को ही मिलेगा और हमें मज़ा भी आएगा। तो आज मैं आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु का सबसे पहला अनुकरण संबंधी सिद्धांत पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चलेगी, छोटी वीडियो रहेगी, बस जल्दी से हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर पाश्चात्य का मतलब होता क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर पाश्चात्य का मतलब है क्या। पाश्चात्य का मतलब क्या है कि जो पश्चिमी देश रहे हैं, जिसमें कौन कौन आ गया, ग्रीस आ गया, रोमन आ गया, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है और उसमें छोटे छोटे देश है। ठीक है, तो यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इसके साथ वहाँ पे और भी अन्य जो देश है वो सब पाश्चात्य में आ जाते हैं, उसमें रूस भी आ जाता है और अमेरिका भी आ जाता है। तो अगर आप पाश्चात्य देखते हैं तो पाश्चात्य को कितने से लेके कितने समय की अवधि में बांधा गया है, तो वो समय अवधि क्या है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। ईसा पूर्व क्या हो गया कि जो अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो ये 2020 क्या है, ईसवी है, और ईसा पूर्व हो गया यानी कि 2020 से, यानी कि 2020 साल पहले। ठीक है, 2020 साल पहले से, और उसमें भी 5 शताब्दी यानी कि 500 साल ऐड करके उस समय से स्टार्टिंग होती है और आज तक यानी कि आधुनिक काल तक व्याप्त है। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से शुरू होकर आधुनिक काल यानी कि अभी तक के समय काल को पाश्चात्य समय काल हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड यहाँ तक बांधा हुआ है। चलिए अब हम अरस्तु जी का सबसे पहला अनुकरण संबंधी सिद्धांत पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो अरस्तु है वो है कौन। अरस्तु जो है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सबसे पहले विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने अपने मत रखे। तो एक बात आपको बता दूं कि अरस्तु जो थे, अरस्तु से पहले और भी कई विद्वान आए हैं। तो अरस्तु से पहले कौन कौन आए हैं, उसमें प्लेटो भी आए हैं, और प्लेटो से भी पहले कई आए हैं। तो हम जब हम किसी को पहले मानते हैं तो सबसे पहले हम प्लेटो को मानते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु को। जो अरस्तु थे वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे मत प्रस्तुत किए हैं, और प्लेटो के ही जो शिष्य थे कौन थे, अरस्तु थे। तो उन दोनों, क्योंकि वो दोनों गुरु और शिष्य रह चुके, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के कहीं ना कहीं विचार मेलजोल खाते थे, इसलिए वो दोनों हमारे इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों ने काव्य शास्त्र को लेकर अपने अपने मत रखे हैं और उन दोनों के मत को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेटो जो थे वो एक प्रत्ययवादी व्यक्ति थे या फिर विद्वान कहें, ठीक है, आलोचक या फिर आप जो भी समझिए। ठीक है, विद्वान, मोस्टली विद्वान ही कहेंगे। ठीक है, तो प्लेटो जो थे वो एक प्रत्ययवादी विद्वान थे। ठीक है, और अरस्तु एक अनुभववादी। अब इन दोनों में अंतर हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो मोस्टली प्लेटो तो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहे हैं, लेकिन अरस्तु का हमारे पास क्लियर है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक में अरस्तु है, तो अरस्तु का क्लियर है कि अरस्तु जो है वो कुछ हद तक प्लेटो से थोड़े अधिक उन्मत्त विचार वाले थे। ठीक है, तो प्लेटो थे वो कहीं ना कहीं किसी एक सीमा में बंद गए थे, लेकिन अरस्तु जो थे प्लेटो की सीमा को क्रॉस करके थोड़ा और आगे उन्होंने सोचने की कोशिश की है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये लोजाइनस जो कि हमारे सेकंड पार्ट का हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका अनुकरण सिद्धांत है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आखिर में स्टार्ट कैसे करूँ, फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, इसे हम अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम इसका इंग्लिश का मीनिंग आता है इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन। और अगर हम ग्रीक भाषा यानी कि चूँकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, पाश्चात्य देश में ही ग्रीक आता है। ठीक है, तो वहाँ की भाषा में अनुकरण को क्या कहा गया है, मिमेसिस। ठीक है, मिमेसिस कहा गया है।
और इंग्लिश में हम इसे इमिटेशन कहते हैं। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे अनुकरण के साथ उसके ब्रैकेट में डाल देता है मिमेसिस, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपको बता दे रही हूँ कि मिमेसिस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इमिटेशन जो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में बोला और लिखा जाता है। तो अरस्तु जो है वो कौन से टाइम पीरियड के हैं, मैंने आपको शो नहीं किया। अरस्तु जो है ईसा पूर्व 384 टाइम के ईसा पूर्व के समय के विद्वान है, जो कि कहाँ के मकदूनिया में उनका जन्म हुआ है और उनके जो पिता थे वे एक राजवेद थे। तो कहीं ना कहीं अरस्तु जो है अपने पिता से कुछ हद तक प्रेरित है, तभी उनके ज़्यादातर सिद्धांत है हम उसमें थोड़ी चिकित्सा संबंधी बातें देखने को हमें मिलती है। वो कैसे मिलती है वो हम त्रासदी वाला जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं ये बता दूं कि अरस्तु जो है वो कौन से टाइम पीरियड के, ईसा पूर्व के टाइम पीरियड के 384 ईसा पूर्व के समय के विद्वान हैं। कौन है? अरस्तु हैं। 384 ईसा पूर्व के विद्वान हैं। ठीक है, तो इनका हम अनुकरण सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण का मतलब क्या है कि हूबहू नकल नहीं है। अनुकरण की अगर हम मीनिंग देखते कहीं भी हम पढ़ते हैं तो अनुकरण का मतलब क्या है? नकल, यानी कि इस चीज़ का अनुकरण करना यानी कि उसकी नकल करना। मोस्टली तो पहले तो मेरे को भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो हमें अनुकरण जो कि अरस्तु से संबंधित विचार थे उससे हमें पता चलता है कि अनुकरण का अर्थ कुछ और भी है। तो उन्होंने क्या माना कि अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं है बल्कि उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनः रचना भी शामिल होती है। यानी कि किसी चीज को हूबहू उसे उतार देना नहीं, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड भी कर सके, उसे हम कहते हैं अनुकरण। ठीक है, ऐसा अरस्तु जी का मानना है और इसे आज हम अनुकरण के रूप में मानते हैं। इसे मान्यता आज के समय में ऐसी प्राप्त होती है। फिर क्या है? अरस्तु जी के अनुसार अनुकरण मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। अरस्तु जी ने क्या माना है कि अनुकरण क्या है? वो मानव स्वभाव में बचपन से ही होता है। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या यहाँ पे उदाहरण रखा है कि जिस तरह अनुकरण की जो शक्ति होती है पशुओं में नहीं होती, बल्कि उसके सृजन जो है केवल मानवों में ही होता है। यानी कि अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो जानवरों में मोस्टली नहीं पाई जाती, कि जानवर जो है नकल करके कोई चीज़ नहीं कर सकता, वो इंसानों में ही होती है। ठीक है, इसी के माध्यम से वे संसार का ज्ञान हासिल करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अनुकरण का क्या अर्थ यहाँ पे बता दिया कि अनुकरण जो होता है वो इंसानों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता। यहाँ पे उन्होंने उदाहरण रखा है और उन्होंने ये भी माना है कि अरस्तु जी जो है वो ये मानते हैं कि अनुकरण की जो प्रवृत्ति किसमें है? इंसानों में। वो बचपन से ही होती है। ठीक है, हम जब देखते हैं स्टार्टिंग में जो बच्चे छोटे छोटे से होते हैं वो अपने मम्मी पापा की नकल करते हैं, वो जैसी बात करते हैं, कोई टीचर गुस्सा कर रहा है तो हमारी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी नकल करके उनकी एक्टिंग बताने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अनुकरण ही हो गया। लेकिन बच्चे जो होते हैं अनुकरण करते हैं, साथ में कुछ थोड़ा उसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक डाल देते हैं, तो क्या हो गया? उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश की ना, तो वो एक तरह से क्या हो गया? अनुकरण हो गया। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है, हूबहू नकल नहीं किया, उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड किया। ठीक है, उसमें थोड़ी संभावना डाल दी कि हमारी टीचर ऐसा ऐसा करती है तो वो थोड़ी ऐसी लगती है, तो उसमें क्या होगी? एक तरह से उन्होंने संभावना डाल दी। चलिए अब जो इसका अगला पॉइंट है पढ़ते हैं। मैं तो पूरी कहानी सुनाने लग जाती हूँ। फिर अरस्तु जी क्या कहते हैं? अरस्तु जी ने कला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जो अरस्तु जी हैं उन्होंने ढेर सारी विचारधाराओं को लेकर अपने मत रखे हैं, वो भी अनुकरण के अंदर ही। अनुकरण के अंदर वो कला भी रखते हैं, नाटक नकल भी रखते हैं, कला, नाटक, कलाकार, इतिहास, वर्तमान, कई सारे उन्होंने हिस्से रखे हैं अनुकरण को लेकर। ठीक है, कि अनुकरण जो है वो इन सभी हिस्सों में अपना क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कला पढ़ेंगे कि आखिर अरस्तु जी के जो विचार है उसमें अनुकरण का कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने कला को क्या माना है? प्रकृति की अनुकृति माना है। कला क्या हो गई? कविता हो गई। ठीक है, कि चित्रकला हो गई। ठीक है, तो उन्होंने उसे क्या माना है? प्रकृति की अनुकृति। और प्रकृति क्या है? जो वास्तविक जगत में है। ठीक है, और अनुकृति हो गया उसको रूपरेखा दूसरी जगह पे उतारना। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति में विद्यमान है उसी की रूपरेखा, रेखा, चित्र या फिर शब्दों के द्वारा उन चीज़ों को बांधकर किसी कॉपी पे, किसी पन्ने पे, किसी कविता में ढालना, वो सब क्या है? एक तरह से अनुकृति हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या
कि जो वास्तविक जगत में है उसे किसी कॉपी पे किसी शब्दों में बांध के कहीं पे उसे उतारना, वो एक तरह से क्या होगी, अनुकृति हो गई। तो कला क्या है, प्रकृति की अनुकृति है। और इसके यानी कि उनके लिए अनुकरण प्रवृत्ति के बाह्य रूप को नहीं बल्कि उसके प्रक्रिया के अनुसरण, उसकी जो सृजन प्रक्रिया है यानी कि उसका कैसे निर्माण हो रहा है उस प्रक्रिया का अनुकरण है। ठीक है, क्या है, कला। आया समझ में? कला आखिर अरस्तु जी ने किसे कहा है? उनके लिए क्या है, अनुकरण प्रवृत्ति के, यानी कि प्रवृत्ति प्रकृति जो कि हमारे वास्तविक जगत में है, ठीक है, उसके बाहर रूप यानी कि जो बाहर हमें दिखता है उसको नहीं बल्कि उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करना कला कहलाता है। ओके, तो अरस्तु जी ने यहाँ पे कला को लेके ये मत रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कलाकार जो कि रचयिता है, करता है, ठीक है, लेकिन वो जो कवि है उसे कर्ता नहीं अनुकर्ता भी कहते हैं। कर्ता वो हो गया जो करने वाला है और अनुकर्ता वो हो गया जो उसमें कुछ और ऐड करके रचता है। जैसे कि कर्ता होता है सिर्फ एक काम करता रहता है, ठीक है, और अनुकर्ता एक तरह से ब्रह्मा का रूप हो गया जो उसकी रचना कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ और भी जोड़ रहा है, उसका उसमें कुछ नई संभावनाएं ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो अनुकर्ता हो जाता है। तो यहाँ पे कलाकार को उन्होंने कर्ता से थोड़ा ऊंचा उठा के उसे अनुकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। वे क्या कहते हैं, बाहर जगत से सामग्री चुनता है। कौन? कलाकार। जो कलाकार होता है जो हमारा अनुकर्ता है, बाहर जगत से सामग्री यानी कि जो हमारी बाहरी जगत में जो भी विद्यमान है, ठीक है, जिसके हम कोई भी दृश्य देखते, कोई घटना घटित होती है, ठीक है, उसे कवि ने देखा, अब वो उसे अपने शब्दों में डालने के लिए उसको कुछ इधर उधर से शब्द जुटाएगा, उसमें कुछ हेर फेर करेगा, तभी वो प्रस्तुत करेगा ना। तो वही है कि वो बाहरी जगत से सामग्री चुनता है, ठीक है, उसने बाहरी जगत से सामग्री चुन ली, उसने एक घटना देख ली, ठीक है, और उसे अपने तरीके से छाट कर तराश कर इस प्रकार से पुनः संयोजित करता है कि वह कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। ठीक है, कि अब उस दृश्य को जो उसके साथ अभी घटना घटित हुई, अब वो उसे अपने शब्दों में हेर फेर करके कुछ इधर उधर बैठा के उसे ऐसे प्रस्तुत करेगा जो एक नई अनुभूति डाल दे। ठीक है, अब कोई भी घटना होती है तो वो हमारे लिए सामान्य है, लेकिन अगर वही कवि उसे अपने शब्दों में कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करे तो वो हमारे लिए एक अजीब सी अनुभूति प्रस्तुत हो जाती है। तो यहाँ पे वही कहा गया। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा अनुकर्ता यानी कि जो कवि है उसको क्या होना चाहिए, उसके पास एक विशिष्ट संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, संवेदनशीलता यानी कि उसके अंदर ग्रहण करने की वो क्षमता होनी चाहिए कि वो उस चीज को देखे तो उसके प्रति वो अपने विचार प्रस्तुत करे, उसमें कुछ नया डाले। ठीक है, और कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है किसी हमारे कवि को, अनुकर्ता को। प्रकृति में जो कुछ अपूर्ण रह जाता है, प्रकृति यानी कि जो घटित हो रहा है, ठीक है, जो घटित हुआ है उसमें अगर कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ और उसमें और ऐड होना चाहिए, ऐसा हमारे कवि को लगता है, तो वह उसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि वो कवि जो है वो उसमें चाहे तो अपनी मर्जी से और कुछ ऐड भी कर सकता है, और इस प्रकार वह प्रकृति का भी अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रमण यानी कि जो वास्तविक घटना जो घटित हुई उसकी उस सीमा को वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, अब कोई घटना घटित हुई है, वहां तक कुछ उसमें ऐसा घटित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कवि ने उस बात को अपनी कविता में रख दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक सीमा का अतिक्रमण किया, जो हुआ ही नहीं है कवि ने वो बात वहां पे लिख दी। ठीक है, प्रकृति का भी अतिक्रमण किया, यानी कि जो घटित हुआ उसका भी अतिक्रमण यानी कि वो भी लिख दिया जो नहीं हुआ था। अतः अनुकरण की प्रक्रिया को अरस्तु सामान्य नकल से ऊपर और सृजनशीलता मानते हैं। ठीक है, तो अरस्तु क्या मानते हैं कि जो घटित हुआ है वो सामान्य है, ठीक है, लेकिन जब अनुकर्ता उसे कविता यानी कि जो हमारी कला है, जो हमारा चित्र है, ठीक है, उसमें जब वो उसे पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो वो सामान्य नहीं है, वो सिर्फ एक नकल नहीं है, वो उससे थोड़ा बढ़कर है, उसमें सृजनशीलता है, उसमें कुछ नया ऐड किया गया। ठीक है, उसमें कुछ नया डाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अरस्तु का सिद्धांत बस इतना ही, अनुकरण का सिद्धांत। आगे में हम अरस्तु का और आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्वान हैं, व्याख्याकार हैं, ठीक है, टीकाकार हैं, जिन्होंने अरस्तु के इस अनुकरण सिद्धांत को लेकर अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके।
आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आपको मेरी ये जो वीडियो ये समझ में आई कि नहीं आई। अगर पहला सब्सक्राइबर है आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं इस वीडियो पर फिर से और थोड़ी कोशिश करूँगी। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय, सायोनारा। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। और कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। ओके, बाय बाय।